कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हमें समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना नहीं है, पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। mgh मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब जिसका हाइट ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ समझो कि ऐसे ये रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक बॉल रख दिया, ठीक है। ये वाली हाइट भी आपका 10 मीटर है, ये वाली हाइट भी आपका 10 मीटर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बताओ क्या ये बॉल आगे की तरफ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि इस बेंच पे रखा हुआ ये बुक अपने आप यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन इस बुक को अगर वहाँ पे ऐसे लेके जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे क्या कर दूंगा, किसी एक तरफ, ठीक है, किसी एक तरफ क्या करना है, मुझको बढ़ा देना है। तो अगर ये वाला हाइट में बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, तो ये बॉल अपने आप आगे की तरफ आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये वाला जो चीज है, ये वाला जो, अगर बॉल की मूवमेंट हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बॉल मूव करे, ठीक है, तो एक को ग्रेटर हाइट पे रखना पड़ेगा और दूसरे को मुझे स्मॉलर हाइट पे। अगर बॉल को मैं यहाँ पे रखूँ तो अपने आप ये बॉल क्या हो जाएगा, ऐसे घूमते 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 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधा बैठो जी। अब यहाँ पे H1 10 मीटर ले लिया, यहाँ पे H2 0 मीटर ले लिया मैंने, आगे बात समझ में। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh1, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस 0, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का भी ऐसे वाला अगर सिचुएशन होता तो यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी मान के चलो mgh होता और यहाँ का भी क्या होता, mgh होता। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता तो क्या करता था, 0। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब कि सेम हाइट पे हैं, और सेम हाइट पे होंगे तो बॉल मूव नहीं करेगा। हाँ बता रहा हूं, तो वो बॉल मूव नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि बॉल मूव करे तो एक को थोड़ा ज्यादा हाइट पे रखो और दूसरे को कम हाइट पे रखो, अपने आप वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, उसको मूव कर जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं पोटेंशियल। अब सेम अप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ ही क्यों रहे हैं भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है भाई, बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि करंट का डेफिनेशन क्या था, जरा बताओ, टेल मी डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का डेफिनेशन क्या था भाई, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, किस पे फ्लो करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ चार्ज पे। अच्छा एक चीज बताओ, चार्ज अगर रुक जाए चलेगा नहीं। चार्ज की 3 कंडीशन है ना, एक तो रेस्ट कंडीशन हो सकती है, दूसरा वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, और एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है, यही हो सकता है, यस और नो। रेस्ट में जब चार्ज है, मतलब कि चार्ज चल नहीं रहा है, ये जैसे चार्ज है मान लेते हैं, ये क्या है, चार्ज है, ये ऐसे रुका हुआ है, तो जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। चार्ज इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट करेगा जब वो चलेगा, जब वो क्या करेगा, चलेगा, जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो मुझे एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो चार्ज को दौड़ाना सिखाए,
या उसको दौड़ने पे मजबूर कर दे, उसको क्या कर दे, दौड़ने पर मजबूर कर दे। आगे बात समझ में। और वही मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये जैसे देखो ये एक सर्किट है, ये क्या है बच्चों, सर्किट है। उसके ऊपर मैंने चार्ज के नाम पे एक पेन रख दी, अभी ये पेन चल नहीं रही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुआ। अब कुछ ऐसे करना है ताकि ये चलने लगे, तो उसके लिए क्या होगा, एक को हायर पोटेंशियल और दूसरे को लोअर पोटेंशियल कर दो। यहाँ पे रखोगे चार्ज अपने आप यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ताकि सर्किट में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दे, एक को ज्यादा और एक को कम, ताकि चार्ज चलने लगे। और जैसे ही चार्ज चलने लगेगा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो आ रही बात समझ में। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो, चार्ज को क्या करना है, हमें फ्लो कराना है। देखो जी, ये सर्किट में ऐसे ले लेता हूं, ये मेरा कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर के इस कोने पर मैंने वायर ऐसे कर दिया, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी V वोल्टेज की, यहाँ पे Q नाम का कोई चार्ज है, क्या है वो, Q नाम का यहाँ पे चार्ज है। इस चार्ज को फ्लो कराना है, लेकिन अभी ये फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। आ रही समझ में। बैटरी में जैसे ही हम लोगों ने यहां पे स्विच ऑन करेंगे, स्विच क्या करेंगे हम लोग, ऑन कर दिया, तो स्विच जैसे ही ऑन करेंगे बैटरी क्या करेगी, इसको हायर, इसको लोअर पोटेंशियल पे कर देगी और इसको हायर पोटेंशियल पे, या इसको हायर और उसको लोअर, दोनों में से किसी एक को हाई और दूसरे को लो कर देगी। तो सपोज करो कि कुछ ये ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये ऐसे, ये फिगर से समझा रहा हूं, वाकई ऐसा होता नहीं है। तो चार्ज क्या होगा, अब ये फ्लो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा। और जैसे ही फ्लो करेगा तो यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, जो ये बताता है कि करंट हो रहा है कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्लियर बात। तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब बैटरी को 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन बाय बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिनोटेड बाय V, V equals to W divided by Q, where W equals to work done by बैटरी, क्या हो गया, चार्ज, V equals to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट, वोल्ट, कैपिटल V, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, और एल्स 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से एक ऐसे पॉइंट लेते हैं वायर में,
V, ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, यहाँ से Q चार्ज है जो इधर मूव कराना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पॉइंट A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminal point A and B is VA minus VB equals to W divided by Q. Potential difference VA minus VB क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ वर्क डन बाय बैटरी इज 10 जूल एंड चार्ज इज 2.5 कूलम। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये V इक्वल्स टू 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वर्क डन बाय बैटरी टू मूव 12 कूलम चार्ज if potential difference is 100 volt। और एक और क्वेश्चन करना, then find potential difference। करो तो एक काम करो, यहाँ पे 0.12 कूलम कर लो। नहीं, थोड़ा रीजनेबल आंसर आ जाए तो ये कितना आ जाएगा? 12 जूल, और ये कितना आ जाएगा? 12 जूल है। तो अब देखो यहाँ पे वर्क डन तो दिया ही नहीं है, एनर्जी दिया है। वर्क डन कहाँ दिया है? ये इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। हाँ तो भाई ये तो वर्क एनर्जी दिया है ना, देखो ना। तो कहने का मतलब है कि चेंज इन एनर्जी ना हमेशा क्या होता है? वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। तो ये है भी वैसे क्या है? वर्क डन। तो 20 डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू 15, तो कितना? 1.33 वोल्ट। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? हाँ देखो, ठीक है, इधर देखो, इधर मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, यहाँ पे I ले लेता हूँ, और यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस वोल्टेज अपॉन I, जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक वो ले लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर। देखो जी, यहाँ पे हमने ये ले लिया, एमीटर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर मतलब कि वोल्टेज काउंट कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया करंट को, और ये वोल्टेज। अगर मान के चलो कि हमने यहाँ पे वोल्टेज 10 ले लिया और करंट को 5 कर दी, तो ये कितना आ गया? 2। क्या आ गया? ये 2।
अगर इसको हमने 20 कर दिया, इसको 10 कर दिया, तो भी क्या आ गया 2। इसको हमने 25 कर दिया, इसको 12.5 कर दिया, तब भी क्या आ गया 2। इसको 30 कर दी, इसको 15 कर दी, 2 आ गया। ये भी क्या आ गया 2 आ गया। ये भी क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पे हमने 36 कर दी, तो हमने यहाँ पे 18 कर दिया। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट वो करी कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज कांस्टेंट अक्रॉस द सर्किट। वोल्टेज और इसका जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। कहने का मतलब कि आपने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया 10, तो करंट क्या बन गया 5। स्पेसिफिकली फॉर दिस कंडक्टर, नहीं कोई जरूरी नहीं है, रेशियो कुछ और भी हो सकता है, रेशियो कुछ और भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल किस चीज का है। आ रही बात समझ में? ये मटेरियल किस चीज का है, आगे बात समझ में? क्योंकि जब तुम कोई भी कंडक्टर खरीदने जाओगे, वो आयरन का है कि जिंक का है कि एल्यूमिनियम का है कि कॉपर का है, ठीक है? तो एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मान के चलो इतने अवेलेबिलिटी है। तो जो कंडक्टर तुम खरीद के लाओगे ना, तो उसका रेजिस्टेंस वहां पे लिखा रहेगा। लाइट जलाओ वहां वाला, उसका रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्या रहेगा लिखा रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा लिखा रहेगा, और वो बदलेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो हमेशा क्या रहेगा, हर कंडीशन में क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, जैसे ही तुमने वोल्टेज को बढ़ा करके 10 से 20 किया, तो करंट भी बढ़ के क्या हो गया 10, क्योंकि ये जो आप मटेरियल खरीद के लाए हो ना बाजार से, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। कितना दे रखा है 2 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ऐसे ही आपने 20 से बढ़ा के 25 किया, तो ये कितना हो गया 12.5। इसे बढ़ा करके 30 किया, तो ये क्या हो गया 15। इसे किया तो क्या हो गया, आ रही बात समझ में? तो वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन में लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग through conductor is directly proportional to the voltage across the terminal, voltage across the terminal। या फिर मैं यूं बोलूं कि V is directly proportional to I, या V equals to IR, where R is proportionality constant और resistance कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये टेबल वगैरह सब बढ़ाना है। तो V equals to IR, V equals to IR क्या हो गया, ये ओम्स लॉ है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ऑल्दो टेम्परेचर कांस्टेंट संभव नहीं है। अब जैसे ये फैन चल रहा है, इस फैन को अगर टच करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ये गर्म होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अगर चलेगा जलेगा, तो वो गर्म तो होगा ही, एनर्जी डिसिपेट तो होगा ही। बट फिलहाल हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे V1 बाई V2 इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाई I2, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। अब देखते कि ग्राफ ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।